नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। क्या तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा है तैयार? हैदराबाद नगर निगम चुनाव में हार कर भी कैसे जीत गई भाजपा? इस खबर से जुड़ी जानकारी देंगे आपको मुख्य खबर में, पर उससे पहले नजर डालते हैं आज की अन्य सुर्खियों पर। पहली खबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की थी जिसमें देश में फैली हुई महामारी कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीन के ऊपर चर्चा की गई है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय नेताओं के साथ की गई। नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां दी, जिसमें उन्होंने कहा जैसे ही देश के वैज्ञानिक वैक्सीन को हरी झंडी दिखा देंगे और ये सुनिश्चित कर देंगे कि उसके बाद तुरंत ही वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के लिए 3 अहम शहरों का दौरा किया था। दूसरी खबर, भारत में चल रहे विशाल किसान आंदोलन में अभी तक सरकार और किसान संगठनों के बीच सभी मांगों को लेकर समझौता नहीं हुआ है। अभी तक 4 दौरे की बैठक दोनों पक्षों के बीच हो चुकी है, जिसके बाद आज 5वें दौरे की वार्ता होने वाली है। किसानों की सभी मांगों को पूर्ण रूप से न मानने की वजह से किसान संगठन अब सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर आज की 5वीं बैठक में सभी मांगों को माना नहीं गया तो 8 दिसंबर को भारत बंद कर देंगे। किसान संगठनों का यह ऐलान 4थे दौरे की बैठक के बाद ही कर दिया गया था। तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत लॉ की धारा 2 को चुनौती दी गई है। इस धारा के मुताबिक एक मुस्लिम व्यक्ति को बहुविवाह करने की इजाजत है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का साफ तौर पर उल्लंघन है। चुनौती के लिए दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार को अतार्किक और भेदभावपूर्ण रूप से खंडित करता है, इसलिए इस एक्ट के तहत धारा 2 को रद्द कर देना चाहिए। इस याचिका में आईपीसी की धारा 494 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस धारा के तहत जो पुरुष अपनी पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरी महिला से शादी करता है तो वह शादी अमान्य करार कर दी जाती है, और इस कानून का खंडन शरीयत लॉ की धारा 2 कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार इस योजना के जरिए यातायात और परिवहन को और सुगम बनाया जा सकता है, जिससे उत्तर प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक विकास रफ्तार जरूर पकड़ेगा। सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी यूपी से कई राज्यों तक परिवहन यातायात के मार्ग को सुगमता देने वाला है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। पहला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो 341 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तीसरा है 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आखिरी है 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार का यह मानना है कि यह सभी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास और आर्थिक स्थिति में अपना भरपूर योगदान देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कल ग्रेटर हैदराबाद में नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा अपनी जमीन मजबूत करने का अंदाजा अभी से लगा रही है। हालांकि इस चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने अपना परचम लहराया है, लेकिन भाजपा का भी शानदार प्रदर्शन इस चुनाव में देखने को मिला है। हैदराबाद में पिछले नगर निगम चुनाव में भाजपा मानो जीत की इस ओर में कदम भी नहीं रख पाई थी। काफी निराशाजनक प्रदर्शन के साथ भाजपा को केवल 4 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा देखकर न केवल भाजपा बल्कि बाकी विपक्षी दलों में भी काफी तिलमिलाहट नजर आ सकती है। लगभग 150 सीटों में से तेलंगाना की अकेली सबसे बड़ी पार्टी ने 55 सीटों पर अपना परचम लहराया है। भाजपा ने 48 सीटें हासिल की हैं, वहीं एआईएमआईएम पार्टी को 44 सीटें मिली हैं और पिछले चुनाव की तरह कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन के साथ 2 सीटें हासिल की हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भारी बहुमत से जीतने वाली पार्टी और तेलंगाना में सत्ता पक्ष टीआरएस को 99 सीटें हासिल हुई थी। वहीं भाजपा का कांग्रेस के बाद सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जिसमें वो केवल 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी।
लेकिन इस बार बेशक भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई हो, पर कांटे की टक्कर वाली चुनावी प्रतियोगिता में वो एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में जरूर उतर चुकी है। वैसे तो सभी पक्षों के लिए 2020 का हैदराबाद नगर निगम चुनाव काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन भाजपा के लिए यह चुनाव काफी जरूरी था। पहला कारण था पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन, और दूसरा था हर राज्य में अपनी जमीन मजबूत करना, और तीसरा सबसे जरूरी कारण था 2022 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपनी धाक जमाना। इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद भाजपा इस बात को स्पष्ट रूप से कह रही है कि तेलंगाना में आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता हमें जरूर बहुमत के साथ चुनेगी, जिसका ट्रेलर हमें नगर निगम चुनाव में नजर आ चुका है। वैसे भाजपा का प्रदर्शन हर राज्य में जिस कदर वर्ष दर वर्ष बेहतर होता जा रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा हर राज्य में धाक जमाने के लिए फॉर्म में आ चुकी है। पर फिर भी ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर पाती है या फिर नहीं। साथ ही बंगाल के चुनाव पर भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से क्या असर पड़ता है, यह भी काफी अहम सवाल है। इस खबर से जुड़ी आगे की जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आज की खबरें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राष्ट्र दरबार में आज लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।